नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं आपके साथ आज के दिन भर की एक बड़ी खबर के साथ। और खबर इस प्रकार से है कि भारतीय राजनीति के एक बड़े नेता लालू प्रसाद यादव, उनको हाल ही में 5 साल की एक सजा सुनाई गई है। सजा सुनाते ही दो बात मन में आती हैं। पहली कि क्यों सुनाई गई है, ऐसे क्या अपराध किए थे, और दूसरी बात ये कि अगर अपराध कर दिया है तो चूंकि राजनेता बोल दिया है तो क्या उनकी राजनीति चल पाएगी। ये दो ही सवाल यहाँ पर बनते हैं। तो पहला, विवाद क्या था। घटना का आंसर तो आप सुन ही चुके हैं कि 5 साल की सजा सुनाई गई है, लेकिन विवाद और उसके बाद में राजनेता की राजनीति। और कहीं ना कहीं हम सबके दिमाग में एक प्रश्न हमेशा बना रहता है कि राजनेताओं को सजा होती तो है लेकिन चुनाव में खड़े हो जाते हैं। रिसेंटली अगर आपको याद हो तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने अपनी संसद में बयान देते हुए जवाहरलाल नेहरू जी के भारत को याद करते हुए कहा कि वहां पर आधे से अधिक सांसद और विधायक, ये कहते हुए उन्होंने कहा कि आधे से अधिक सांसद और विधायक मुजरिम हैं, उनके ऊपर किसी ना किसी प्रकार का आरोप चल रहा है। सिद्धि हुई आरोप की या नहीं हुई वो बात अलग है, अपराधी की श्रेणी में, यानी कि उनके ऊपर आरोप तो है, आरोपी तो हैं। अब जब कोई दुनिया का देश अगर हमें कहीं कोर्ट कर रहा है, अपनी संसद में सिंगापुर वाले कोर्ट कर रहे हैं, तो निश्चित ही यह विषय तो जानने योग्य बनता ही है कि अल्टीमेटली हमारे राजनेता क्या अपराध सिद्ध हो जाने के बाद चुनाव लड़ सकते हैं, या फिर चुनाव लड़ने में ऐसी कौन सी चीज छिपी हुई है, क्या कोई ऐसा हमारे यहाँ पर इम्यूनिटी दी हुई है क्या राजनेताओं को चुनाव लड़ने के लिए। तो आज के सेशन में ये सारी बातें आपके साथ डिस्कस की जाएंगी, है ना। एडीआर की रिपोर्ट भी डिस्कस करेंगे जिसमें आपको बताएंगे कि कितने भारत के अंदर विधायक और सांसद मतलब आरोपी हैं आज के समय पर, वो भी आपके साथ सिद्ध करेंगे। आइए, ये कुछ अखबारों की कटिंग है जिनसे ये पता चल रहा है कि लालू प्रसाद यादव जी जो हैं उनको 5 साल की सजा हुई है, 60 साल रुपए का फाइन लगाया गया है। बहुत ही बेसिक सा सवाल बनता है कि आफ्टर ऑल ऐसा हुआ क्यों। तो जनाब कारण निकल के आता है चारा घोटाले का। चारा घोटाला जिसके बारे में एक रकम उजागर होती है, वो है 950 करोड़ रुपए का चारा घोटाला। 1995 के अंदर राज्य के अंदर 950 करोड़ रुपए निकाले गए। बहुत ही बेसिक सा सवाल बनता है, 950 करोड़ का चारा अगर किसी ने खाया होगा या नहीं खाया होगा, कहीं तो ये वॉल्यूम दिखा होगा ना, इतना पैसा आया कैसे, गया कहाँ। तो इसकी कहानी थोड़ी लंबी है, आपको सुनाने से पहले मैंने थोड़ा रिसर्च वगैरह करी। जब देखा तो पता चला कि बिहार के अंदर उस समय जब लालू जी काफ़ी ज़्यादा सत्ता के अंदर मतलब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, सत्ता में काफ़ी प्रभावशाली नेता के रूप में थे, उस समय पर इनके द्वारा अपने विभाग के माध्यम से, भाई चूंकि खुद मुख्यमंत्री हैं तो इनके द्वारा अपने ही लोगों के माध्यम से कुछ बिल पास करवाए गए। अब आप पूछेंगे बिल पास करवाना क्या होता है। बिल पास करवाना ऐसा होता है कि अगर आप सरकारी सेवाओं में हैं तो सरकारी सेवा में आपकी जो तनख्वाह है उससे लेकर के आपकी गाड़ी का पेट्रोल डीजल, आपके ऑफिस का रंग पेंट फर्नीचर, आपके आने जाने का भाड़ा, एक एक पैसा उस जिले के कोषागार से दिया जाता है, जिसे ट्रेजरी कहते हैं। आपके घर में अगर कोई सरकारी कर्मचारी हो तो उनसे ये जानकारी प्राप्त करिएगा कि किसी भी जिले का जितना भी सरकारी पेमेंट है, फिर चाहे आप स्वास्थ्य विभाग में हो, फिर चाहे आप जलदाय विभाग में हो, चाहे आप पुलिस व्यवस्था में हो, प्रशासन में हो, आप चाहे कलेक्टर क्यों ना हो, आप किसी भी पद पर बैठे हो, आपका पैसा आपकी ही जिले के अंदर एक जिला कोषागार ट्रेजरी ऑफिस होता है। ट्रेजरी ऑफिस ही होता है जहां से जिले के सारे खर्चे के पैसे रिलीज किए जाते हैं। अब आप पूछेंगे वो रिलीज कैसे होते हैं। इसका मतलब तो जो ट्रेजरी पर बैठने वाला अधिकारी होता होगा वो बहुत बड़ा अधिकारी होता होगा। बिल्कुल, आपकी राज्य सेवा से उस अधिकारी का चयन होता है। राज्य सेवा जो राज्य प्रशासनिक सेवाएं होती हैं उसके माध्यम से उस अधिकारी का चयन होता है। काफ़ी डिसेंट अधिकारी होता है। अब आप पूछेंगे कि फिर दिक्कत कहाँ आती है, क्या बिल मतलब वहाँ पर जाते ही पैसा पास हो जाता है क्या। तो थोड़ा सा इसको भी जान लीजिए। कुछ इस प्रकार से प्रक्रिया होती है कि यदि आपको लगता है कि आपने कोई खर्च कर दिया, ऐसा भी नहीं है कि पता चल रहा है कि आप डॉक्टर हैं या फिर आपका अस्पताल चल रहा है, सरकारी अस्पताल है, आप सीएमएचओ हैं, खर्चा हो गया। अब खर्चे के लिए करने से पहले आप जाकर के ट्रेजरी ऑफिस खड़े हो गए कि साहब इतना पैसा दे दो तब जा करके फलानी जगह गैस भरवाएंगे, या फिर इतनी कि हम सिलेंडर किट खरीद के लाएंगे। ऐसा नहीं होता है। एक लमसम बजट ऑलरेडी विभाग के अनुसार आपको दिया जाता है। आपने जो खर्चे किए उनका आपसे बिल मांगा जाता है कि अगर आपने खर्च कर दिए हैं तो मुझे उनका बिल दे दो ताकि मैं यहाँ एंट्री कर लूँ। एक प्रकार से ये समझिए कि उस जिले का सबसे बड़ा जो अकाउंट्स ऑफिस है, यानी जिसमें आपका सारा बही खाता रखा जाता है कि आपके इस विभाग ने इतना पैसा खर्च किया तो कहाँ खर्च किया, वो जगह जो होती है वो ट्रेजरी ऑफिस होती है। अब इसको दो तरह से समझिए। आपने पहले पैसा खर्च कर दिया, उसका बिल भी ट्रेजरी ऑफिस जाएगा।
उसके अकॉर्डिंग वहां से अतिरिक्त पैसा अगर आपको जरूरी है तो वहां से लौट के आ जाएगा, गैर जरूरी है तो वह मना होकर के आ जाएगा कि ये आप लोगों ने जबरदस्ती का बिल इसमें डाल दिया है, हम इस पैसे को अलाउ नहीं करते हैं, तो वो फिर आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। आ गई बात समझ में? अब ट्रेजरी से जुड़ा मामला क्या है वो सुनिए। जब लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने अपने पशुपालन विभाग से, अब देखिए एक जिले में तमाम प्रकार के विभाग होते हैं, शिक्षा विभाग होता है, चिकित्सा विभाग होता है, जलदाय विभाग होता है, सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग होता है, ऐसे ही पशुपालन विभाग भी होता है ना, जानवरों के लिए उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, यानी कि पशुपालन के अंदर कुछ अच्छा हो जाए इस काम को करने के लिए एक विभाग और बनाया जाता है, पशुपालन विभाग। ये विभाग क्या करता है? ये विभाग भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर हमने पशुपालन विभाग बनाया है इसका उद्देश्य है कि उसके माध्यम से पशु की जो नस्ल है उसके अंदर तरक्की की जाए, पशु की नस्ल का सुधार किया जाए, क्योंकि मवेशी तो प्राकृतिक रूप से ही संख्या में बढ़ती जा रही हैं, लेकिन नस्ल सुधार हो, किसान को ज़्यादा फायदा हो, ये सारी प्रक्रियाएं की जाती हैं। ऐसी स्थिति में आपको अच्छे मतलब ऐसे जो क्या कहते हैं ना उसको सांड की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके प्रजनन के माध्यम से, जिसकी प्राकृतिक क्रिया के माध्यम से अच्छे नस्ल की गाय प्राप्त हो सकें। आपको खाना खिलाने के लिए गाय को भैंसा चारा देने के लिए आपको कुछ ना कुछ भूसा भी खरीदना पड़ेगा, आपको दवाएं भी देनी पड़ेंगी जानवर को। यानी कि ये वो चीजें हैं जिनको अगर आपने दिया या नहीं दिया आप उनको पूछने नहीं जा सकते। देखिए सिंपल सी बात ऐसे समझिए, आप पूछेंगे कि लालू जी ने ऐसा क्यों किया कि साहब वो जो है जानवरों का ही चारा गबन कर गए, ऐसा क्यों किया? बहुत सिंपल है साहब, इन्होंने इसलिए किया क्योंकि इंसान से तो आप पूछ सकते हैं कि भाई तुम्हारे लिए मिड डे मील योजना में इतना खाना आया था, क्या तुमने खाया? एक आध इंसान तो ऐसा होगा जो झूठ बोलेगा या सच बोलेगा, कम से कम पता तो चलेगा, कोई तो गवाही देगा। जानवर के केस में गवाही कौन देगा? तो लालू जी ने उनके नाम का जितना पैसा था, यानी जानवरों के नाम का जो पैसा था, जो नस्ल सुधार के लिए आ रहा था, चारे के लिए आ रहा था, उसके फर्जी बिल बनवा करके अपनी ट्रेजरी से पास करवाने शुरू कर दिए। अब खुद तो मुख्यमंत्री हैं, उनके लोग जो हैं वो अलग अलग जिलों की ट्रेजरी से पशुपालन के नाम पर बिल पास करवा रहे हैं, फर्जी बिल। अब आपको मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि विभाग केवल बिल देख करके ही पैसे देता है, यानी कि ट्रेजरी ऑफिस ने निश्चित ही पहले बिल जमा किए होंगे और बिल जमा करके ही उनके ऊपर पैसा अलॉट किया होगा। इसका मतलब उस जिला कोष के पास में या ट्रेजरी ऑफिस के पास में बहुत सारे बिल होने चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा रकम अगर निकाला गया है, 950 करोड़ रुपए निकाला गया है, तो बिल तो होंगे, और बिल होंगे तो उसमें कोई ये तो बताएगा ही कि आपने इस पैसे का उपयोग कैसे कैसे किया है। इन्होंने अपने बिलों में बताया कि साहब इतने तो सांड खरीदे, अब सांड तो क्या है कि समय के साथ मर भी जाएगा। फिर इन्होंने बताया कि साहब हम इतना चारा लेके आए, हम इस ट्रक में लेकर के हम पंजाब से या हरियाणा से या राजस्थान से अपने ट्रकों में भर भर के सांड लेकर के बिहार पहुंचे, उनके लिए फॉडर खरीद करके लेके आए। तो हर चीज का एक बिल बनता है। जो कोष अधिकारी के पास में बिल जमा हुए, 1995 में एक अधिकारी नियुक्त किए गए बिहार सरकार के द्वारा। उन्होंने देखा कि बिहार की स्थिति काफी खराब हो रही थी उन दिनों। खराब क्या हो रही थी? कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं थे, सैलरी नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि कोष जो था, जो जिला कोष अधिकारी था, वो सारे पैसे पशुपालन विभाग को दिए जा रहा था। वो जो मुख्य सचिव व्यक्ति को नियुक्त किया गया, उन्होंने नोटिस किया कि यार ऐसा क्या हो रहा है, कर्मचारियों को पैसा नहीं है और एक विभाग के पास दबा के 5 गुना पैसा जा रहा है। उसका दिमाग खुल गया, उसने एक तरह से समझिए कि इस बात को रिलीज कर दिया, लोगों के बीच में ला दिया, मीडिया के माध्यम से, अपोजिशन पार्टी के माध्यम से। तब से यह मामला तूल पकड़ गया। मीडिया ने और अपोजिशन ने मिलकर के इस मामले को इतना उठाया कि ये सीबीआई तक जांच का मामला पहुंच गया। सीबीआई ने जब जांच करी तो उन सभी कोष अधिकारियों को बुलाया गया कि भैया लाइए अपने वो बिल दीजिए जिसके ऊपर आपने पशुपालन विभाग को इतना भर भर के पैसा दिया। बिल निकाल के आए, उनको चेक किया तो पता चला कि उसमें कुछ ऐसे बिल थे जिनमें कि गाड़ियों के नंबर तो डले हुए हैं कि साहब इस वाहन में हम इतना माल लेकर के आए या इतने सांड लेके आए। बिल जब चेक किए गए तो इतना तक देखा गया कि उसमें ट्रक के नंबर जो दिए हुए हैं, असल में वो ट्रक के नंबर ना होकर किसी स्कूटर के नंबर हैं। यानी कि नंबर प्लेट पर जो नंबर दिए गए थे उसमें भी इतना आलस बरता गया था कि किसी ने ये तक दिमाग नहीं लगाया कि एटलीस्ट ट्रक का नंबर तो दर्ज करा दे कि हाँ साहब हम ट्रक से लेके आए थे। यानी घोटाले में भी दिमाग नहीं लगाया, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद ही चल रहे हैं सारे काम में, तो फिर उन्हें दिक्कत क्या है।
ट्रक के अंदर नंबर दिखा रहे हैं स्कूटर के कि साहब हम तो इस पर रख के लाए थे, ट्रक का नंबर ये है। मोटरसाइकिल के नंबर दिखा रहे हैं, यानी कि ट्रक का नाम हो रहा है, नाम नंबर मोटरसाइकिल का निकल के आ रहा है। मामला उजागर हो गया, मामला उजागर हो गया। लेकिन साहब भारतीय राजनीति, काम की कार्यशैली भी स्लो चलेगी। कई बार सत्ता परिवर्तन हुए, देवेगौड़ा साहब की सरकार आई, उस समय लालू जी काफी पावर में थे, सत्ता को किंग मेकर की भूमिका में हुआ करते थे। थोड़ा बहुत प्रभावित करने का केस को कोशिश भी हुआ, मामला लंबे सालों तक खेलता गया। 1995 का मामला, आज 27 साल बाद तक भी आप सजा सुन रहे हैं, तो निश्चित ही मामला तो काफी पुराना हो गया ना। ऐसी स्थिति में भी लेकिन न्याय आता गया, फैसले आते गए, और यही फैसले के नमूने हैं। कहते हैं कि उन बिलों को लाने में भी कई ट्रक की चार्जशीट बनी, यानी कि माल रख करके आया ना, तो कुछ 10-12 टाइप से ट्रक भर करके आए, जिसके अंदर ये सारी फाइल रख के आई कि कितना घोटाला हुआ था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी तक जो है ना, मतलब इनके अंदर 6 मामले दर्ज हुए जिसमें लालू जी को जो है वो आरोपी बनाया गया। भाई साहब ये पूरी की पूरी टाइम शेड्यूल है इनका, जिससे कि आपको कोई लेना देना नहीं है। मतलब केवल यही जान लीजिए कि लालू प्रसाद यादव अब तक जो है वो कुल 6 बार जेल जा चुके हैं अपने इन्हीं कार्रवाइयों के चलते हुए, ठीक है। अब आपके दिमाग में सवाल बनेगा कि जेल तो ये चारा घोटाले के मामले में पहली बार 30 जुलाई 1997 में गए, फिर 98 में गए। अब होता क्या था ना कि आप और हम ये न्यूज़ देख करके बहुत ही परेशान होते थे, और परेशान यूं होते थे कि यार ये पहली बार जेल गए, फिर चुनाव लड़ लिए, दूसरी बार जेल गए, फिर चुनाव लड़ लिए। फिल्म जब आई बॉलीवुड की, तो उसमें भी ये भूमिका बिठा दी गई दिमाग में कि राजनेता जेल जाता है और चुनाव लड़ लेता है, क्योंकि हमारे दिमाग में ये था कि जेल जाने पर कोई व्यक्ति, अगर कोई अभ्यर्थी अगर जेल की यात्रा कराए तो शायद वो सरकारी नौकरी के लायक ना बचे, लेकिन एक राजनेता जेल की यात्रा कराए तो मुख्यमंत्री तक बन सकता है। दिमाग में मुख्य धाराएं आपके दिमाग में गलत बैठने लगी, लेकिन जांच चलती रही। अब आपको यहां से पॉइंट पता चलना चाहिए, और पॉइंट ये है, ये सारे के सारे वो केस हैं जिसके अंदर आप देख सकते हैं, मैं बताऊंगा उस पॉइंट पर भी लौट के आऊंगा, लेकिन आप देख सकते हैं चायबासा कोषागार। कोषागार मतलब वही ट्रेजरी ऑफिस जहां पर वो ट्रेजरी ऑफिसर बैठता है, आपके स्टेट पीसीएस का अधिकारी बैठता है जो पैसे मामला रिलीज करता है। सारा दूसरा जो है वैसे ही ये देवघर कोषागार मामला, यानी कि सारे के सारे उसी अकाउंट्स ऑफिस के वो हैं। चायबासा कोषागार का तीसरा मामला, करोड़ों के बिल जो है ना वो यहां पर निकाले गए। ऐसे ही दुमका कोषागार मामला, यानी कि सारे मामले कोषागार से रिलेटेड हैं। डोरंडा कोषागार मामला है ना, कि एक तरह से ये समझ जाइए सारे ट्रेजरी ऑफिस से ही निकाले गए पैसे हैं जिनके बारे में बात पता चली। तो अब हुआ ये कि दिमाग में आप लोगों के एक पिक्चर बैठने लगी कि यार ऐसा होता है कि राजनेता जाता है, जाकर के फिर चुनाव लड़ने वापस आ जाता है। कई बच्चे तो बोलते हैं कि साहब हमारे यहाँ का तो जो अभी प्रतिनिधि खड़ा होने जा रहा है चुनाव में, वो जेल में है और जेल से ही चुनाव लड़ रहा है। मैं आपको 2 बातें समझाता हूं। देखो बेटा, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई गंभीर आरोप लगा है, तो ऐसे व्यक्ति को गैर जमानती तरीके से पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर लेती है। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा कि इस व्यक्ति ने हत्या की है, तो पुलिस ये इंतजार नहीं करेगी कि हत्या पहले प्रूव हो जाए तब हम इसे गिरफ्तार करेंगे, नहीं, उसे पहले ही न्यायिक सुरक्षा में ले लिया जाता है। यह मानते हुए कि अपराधी कहीं भाग ना जाए, इसलिए पुलिस आरोप के लगते ही व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है। यदि मजिस्ट्रेट को डे 1 पर ही यह गवाह मिल जाते हैं कि साहब ऐसा ऐसा अपराध हुआ है, इसके मामले में यह व्यक्ति कहने वाला है, यह आरोप बनाने वाला है, यह दोष लगाने वाला है। दोषी ने कहा है कि इसने यह घोटाला किया है, मतलब आरोपी ने कहा है कि साहब, मतलब जिसने केस दर्ज कराया उसने कहा है कि इस व्यक्ति ने ये घोटाला किया है। पुलिस बिना देरी किए उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करके तुरंत उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है, यानी जेल भेज दिया जाता है। तो यूं समझिए कि अगर हमने ये कहा कि इनको शुरुआत में जब मामले के अंदर सजा मिली थी, तो शुरुआत के अंदर ये पहली बार जेल गए थे तो बहुत जल्दी रिहा होकर के बाहर आ गए थे। तो दिमाग में एक सवाल बनता है कि इतनी सी देर के लिए गए थे क्या, 10-12 दिनों के लिए जेल? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपके ऊपर कोई आरोप लगता भी है तो आपका अब कर्म यह होता है कि आरोप सिद्ध ना होने तक जमानत प्राप्त की जाए। जमानत क्या होती है? आप कोर्ट में जाके जिरह करते हैं और आप ये कहते हैं कि मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है कि मैंने ये काम किया है, लेकिन ये सिद्ध तो नहीं हुआ, और अगर ये सिद्ध नहीं हुआ कि मैंने ये काम किया है तो फिर मुझे जेल में क्यों रखा जा रहा है? मुझे घर पर रखिए। मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि मैं इस जगह से छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, भागकर नहीं जाऊंगा। अगर गया तो मेरी ये संपत्ति जब्त कर ली जाए, मेरे नंबर पर ये आदमी को गिरफ्तार कर लिया जाए। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में जमानत दे देती है।
बेल दे देती है। तो लालू यादव जब भी गए दोषी बनकर जेल गए, यानी उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि ये भाई मतलब इस प्रकार का इन्होंने काम किया, दोष सिद्ध नहीं हुआ था और वो जेल रहे, और वहां से निकलने के बाद जब आए तो यही प्राप्त करके आए, जमानत प्राप्त करके। हर मामले में उनके ऊपर अलग अलग केस हुआ, फिर वो जेल गए, फिर वही वाली बात, जेल जाने के बाद में जमानत पर फिर से रिहा क्योंकि दोष सिद्ध नहीं हुआ। तो फिर आज न्यूज क्या है? आज न्यूज ये है कि जब सजा मुकर्रर हो जाती है किसी व्यक्ति को कि साहब 5 साल के लिए जेल की सजा सुनाई गई, तो आप सोचिए कि मामला तो है तब का 1995 का, 2022 में जाकर के फैसला आ रहा है। हालांकि फैसले कई बीच में भी आए, उन फैसलों में अगर यह कहा गया कि 5 साल की सजा सुनाई गई, इसका मतलब यह है कि अब इस केस के अंदर उन्हें 5 साल जेल में रहना पड़ेगा। अब आप पूछेंगे अब जमानत हो सकती है कि नहीं हो सकती? अब अलग ग्राउंड्स पे जमानत होती है, यानी कोर्ट की भाषा में अगर बात की जाए तो हो सकता है कोई व्यक्ति अस्वस्थ है या पहले से ही उसने काफी सारी सजा प्राप्त कर ली है या कोई और जेन्युइन ग्राउंड्स हैं उसके ऊपर उसको जमानत दे दी जाए। अदरवाइज ये वाला जो केस होता है ये होता है आरोपी सिद्ध होने का। तो लालू प्रसाद यादव आरोपी अब इस वाले केस में भी हो गए हैं। इतने सारे केस हैं, उसमें 6 नंबर का केस है। अब आप पूछेंगे एक तो होता है सर वो व्यक्ति जिस पर कि आरोप लगा है लेकिन सिद्ध नहीं हुआ है, और एक व्यक्ति वो है जिस पर आरोप सिद्ध हो गया है। इन दोनों में अंतर क्या होता है? अंतर यह होता है जब आपको आरोपी बनाकर जेल में डाला जाता है उस समय आपको किसी भी चीज से रोका नहीं जा सकता, चुनाव लड़ने से तो विशेष रूप से रोका नहीं जाता। जब यह आरोप सिद्ध हो जाता है कि हां साहब यही व्यक्ति दोषी है या यही हत्यारा है, तो उस समय कोर्ट जो है वो आपके ऊपर फैसला सुनाते हुए कि जेल जाने की बात करती है। वो कोर्ट जब सजा सुना देती है ना, भारत में चुनाव में भी वो नियम लागू होता है कि अगर कोर्ट ने किसी व्यक्ति के ऊपर 2 साल की सजा सुनाई तो उस व्यक्ति को मतलब 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाई या 2 साल की सजा सुनाई, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता। लालू प्रसाद के केस में तो 10 साल का संसद की तरफ से ही मतलब आदेश पारित हो रखा है कि ये चुनाव नहीं लड़ सकते। ठीक है ना? तो ये मानकर चलिएगा कि जो भारत के अंदर जो मामले हैं उन मामलों के अंदर ये बात निकल करके आती है। बात की जाए अगर हमारे देश के अंदर कि कितने लोग वर्तमान में, ये 2021 का आंकड़ा है एडीआर का, उसके अकॉर्डिंग भारत में 363 सिटिंग एमएलए और एमपी ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। केसेस है का मतलब अभी भी उनके ऊपर ट्रायल्स चल रहे हैं, दोष सिद्धि नहीं हो पाई है। अगर वो हो गई तो उसके बाद में फिर उनको चुनाव लड़ने से रोका जा सकेगा। क्लियर है? सबसे ज्यादा दोषी जो एमपी हैं एमएलए हैं वो अभी वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी के पास यानी बीजेपी के पास है। ये किसका कहना है? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का कहना है। क्लियर? यहां तक बात समझ में आनी चाहिए। ये एक बात और आपको अब पता चल जानी चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति किसी केस के अंदर ऑफेंस के अंदर गिरफ्तार मतलब डिक्लेयर हो जाता है तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 8 क्लॉज 1, 2, 3 के तहत उसे कोर्ट जो है वो चुनाव लड़ने से रोक सकती है। यह जानकारी आपको पता होनी चाहिए। यानी कि आरपीए कहता है कि एक व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8, जिसके अंदर यह कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को 2 साल से ऊपर की सजा हुई है तो वो अगले 6 साल के लिए चुनाव नहीं लड़ पाएगा। याद रखिएगा, अंडर ट्रायल चुनाव लड़ते हैं लेकिन जब दोष सिद्ध हो जाता है तो फिर उस केस में वो चुनाव लड़ने से रोका चला जाता है। क्लियर है? ये सारी चीजें हैं। अब आप पूछेंगे कि किन केसेस के अंदर किसी व्यक्ति को दोष सिद्धि माना जाता है, 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से रोका जाता है। पहला, यदि उस व्यक्ति ने किसी भी प्रकार की हेटरेट फैलाई हो, किसी प्रकार से चुनाव को प्रभावित किया हो, भ्रष्टाचार किया हो, बलात्कार किया हो, रिलीजियस हार्मोनी को प्रभावित किया हो, अनटचेबिलिटी को प्रमोट किया हो, किसी प्रकार का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर जो प्रोहिबिटेड गुड्स हैं उनका किया हो, इलीगल स्मगलिंग की हो, ड्रग्स का काम किया हो, टेररिज्म को बढ़ाया हो, 2 साल से ऊपर की सजा हो गई हो, इन सभी केसेस में 6 साल से अधिक के लिए व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। यह भारत के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है उसके अंदर धाराएं दी हुई हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को यह जानकारी समझ में आ गई होगी। ठीक है ना? वर्तमान में जो हमारे द्वारा इलेक्शन कमीशन के अंदर रिकमेंडेशंस भेजी गई हैं, प्रपोज्ड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो भेजे गए हैं या जो एआरसी की रिकमेंडेशंस भेजी गई हैं, उन सब के अंदर कहा गया है कि व्यक्ति को चुनाव लड़ने से परमानेंट रोक दिया जाए। लेकिन फिर वही वाली बात है, पॉलिटिकल विल की कमी है, यानी कि राजनीतिक रूप से जो राजनेता हैं जो अपने ही खिलाफ जो है वो मतलब जनता को वोट देने के लिए उकसाएंगे या फिर राजनीति करेंगे या फिर कानून पारित करेंगे, वो खुद के खिलाफ कानून कैसे पारित कर सकते हैं। ठीक है? फिलहाल के लिए इतना। यदि आपको सेशन समझ में आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना
और अपने दोस्तों से शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, मेरा रेफरल कोड जान लीजिए। मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं सभी सब्सक्रिप्शंस पर। आपके साथ में कुछ चीजें शेयर कर रहा हूं मैं। ये कुछ बच्चे हैं जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं यहां पर, ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे द्वारा जो कॉम्बैट लिया जाता है, एक एग्जाम होता है हर महीने एक बार, अल्ट्रा कॉम्बैट, इस बार 27 तारीख को है। ऐसे ही ये बच्चे हैं जो विनर्स रहे हैं, जिन्हें बेनिफिट दिया गया है, जिन बच्चों को प्राइस मिलता है। हर महीने होने वाला टेस्ट है, आप यहां पर देख सकते हैं अभिषेक कुमार सिंह, जिनके हाथ में आप मैकबुक देख रहे हैं, एक बच्चे के हाथ में आप आईपैड देख रहे हैं। ये हमारे लास्ट वाले कॉम्बैट के विनर्स हैं। एक ऐसा ही कॉम्बैट जिसमें हम स्टूडेंट्स के साथ इस प्रकार के गिफ्ट शेयर करते हैं। एक बच्चा जिसको आप यहां देख रहे हैं, जिन्हें 75% स्कॉलरशिप दी गई है, सौम्या को 75% स्कॉलरशिप दी गई है। ऐसा ही टेस्ट होने जा रहा है इस 27 फरवरी को सुबह 11 बजे अनअकैडमी पर। यदि आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जिसके अंदर आप लोगों को यहां पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे प्राइज जो हैं वो दिए जाएंगे। आप देख सकते हैं अभी जो मतलब इतने सारे बच्चों को हमने अभी इतने सारे प्राइसेस वितरित किए हैं, जिनके नाम आपके सामने हैं। आप भी इस टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 27 फरवरी सुबह 11 बजे अल्ट्रा कॉम्बैट होने वाला है। रेफरल कोड अंकित10 लगाकर इस फ्री टेस्ट में पार्टिसिपेट करिए, जो कि हर महीने होता है और इस बार हो रहा है, तो आप इसमें जरूर पार्टिसिपेट करें। यूज माय